और आइए पहले बात करते हैं स्टेटहुड की। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी कम हुई है और जम्मू कश्मीर अब तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना हमारे एजेंडे में शामिल था और इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था एक चुनाव के बाद आएगा और जम्मू कश्मीर के चुनाव। और जम्मू कश्मीर के चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे हैं। एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही हैं उनको। लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है जी, तो जी। वो, मगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है। अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है। अभी भी उमर अब्दुल्ला है और महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। नहीं, वो तो है ही जी। एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का रद्दमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देगी, बस आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें पता है इनकी नीयत क्या है, मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। जम्मू में भी, सारी रियासत में ये हो रहा है और ये डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, दिल्ली में भी जब कॉलोनीज बनी थी और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, उनको रेगुलराइज किया गया। यहाँ क्या वजह है कि इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते? और इस वक्त सर्दियों के वक्त में और गुर्बत आसमान पे है, एक दुकानदार जो 2 पैसे कमाता है वो आज वो उससे भी महरूम हो गया। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इनको ये रोकना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, सख्त अफसोस है कि दिल जीतने के बजाय दिलों को और दुख दिया जा रहा है, उनको और धक्का मारा जा रहा है। मैं ज़रूर अपील करूंगा वज़ीर आज़म से कि जहां वो कहते थे कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं, तो इस तरह से लोगों के दिल जीते नहीं जा सकते। पीडीपी के तर्जमान रऊफ भट्ट ने अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर किया है। रऊफ भट्ट ने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के बगैर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर मनसूख किया गया था। कानून जो है पार्लियामेंट में बनता है वो तब तक यहाँ लागू नहीं होता था जब तक उसको हमारी असेंबली वेट नहीं करती थी 2/3 मेजॉरिटी से।
तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो भी हुआ वो इलीगल हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, उसमें लोगों की राय नहीं थी। और जहां तक अब सवाल है यहाँ के हालात का, हर हम तो देखते हैं, हर दिन आप देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ कत्ल गारत होती है, यहाँ एनकाउंटर्स होते हैं, यहाँ कस्टोडियल किलिंग्स होती है, यहाँ प्रेस पे कदगंद है, यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उन पे कदगंद है। तो आप किस चीज़ को कहते हैं हालात ठीक है? असल में इसको जो है सियासत नहीं कहते हैं। जो ये हो रहा है हम ये समझते हैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में अगर आज सियासत हो रही है, मुसलमान और हिंदू पे सियासत हो रही है, इकोनॉमी पे सियासत नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे सियासत नहीं हो रही है। हम समझते हैं ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल हल है। अगर वाकई इसको इस खित्ते में जो है हमारी लीडरशिप को जो है अमन का गहवारा बनाना है इस मुल्क को, तो जरूरत इस बात की है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए और मेन जो मसला है मसले कश्मीर, इसको एड्रेस होना चाहिए। पिछले ये अगर इनका ये दावा है कि यहाँ हालात ठीक है तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ने परसों कहा, जो इनकी बोली बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, यहाँ बाकी जो इश्यूज है तो हम इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इनके कोलोफेल में खुद तजाद है, ये अपनी बात को खुद ही झूठा ठहराते हैं। हम ये समझते हैं कि इनको जो है। और अब बात पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बरसी की। आज पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बरसी है। 4 साल कबल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों ने हमला किया था। यह दहशतगर्दाना हमला हिंदुस्तान के बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकता। फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरो कहते हुए याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले में मुलविस 19 दहशतगर्दों में से 8 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि 3 पाकिस्तानियों समेत 4 अभी तक जिंदा हैं। इस अटैक में टोटल 19 टेररिस्ट ओजब्लू इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ एनआईए ने चालान किया है, जिसमें 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है, 4 में 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, उरूफ मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तान में। एक कश्मीर का जो पुलवामा काशी नगर में भी वो भी जिंदा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चालू रहा है पिछले 3 साल में, खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुलवामा टेररिस्ट नहीं बचा है। समीर डार तक मारा गया, जाहिदी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एफटी पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है, मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना से जैश मोहम्मद फिर से लोकल रिक्रूटमेंट बढ़ा रहा है। अभी जो हम लोग एक मॉड्यूल पकड़े थे कुलगांव में, जिसमें 6 पकड़े गए एसोसिएट जैश मोहम्मद का, कल भी पुलवामा पकड़ा गया है। तो हम लोग पूछे पड़े हैं, जैश को पनपने नहीं देंगे। यहाँ पर कि ज्यादा फोकस रहा है स्टिकी बम पर, ग्रेनेड पर और पिस्टल पर। तो हम लोग पूरा छोटे छोटे मॉड्यूल को बस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और नार्को टेररिस्ट पर ज्यादा हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। टेरर फंडिंग पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। इस साल अभी तक में पिछले 1 महीना में एसओजी श्रीनगर ने लगभग 41 लाख पकड़ा है और परसों आप देखें पुलिस बारामूला ने 26 लाख पकड़ा है। तो नार्को और जो टेरर फंड के लिए पैसा आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, और छोटे छोटे मॉड्यूल है उसको बस्ट कर रहे हैं। और टेरर इकोसिस्टम में जो सबसे जो ओएचडब्ल्यू होता है, सिंपैथाइजर होता है,
जो ईपीए केस में उसमें काफी डिस्पोजल हो रहा है। अक्टूबर में जहां 1600 केस पेंडिंग था, आज डेट में घटकर 950 हो गया है और बहुत दिन के बाद कश्मीर पुलिस को कार्रवाई मिली है। टोटल 13 केस में हम लोग को कन्विक्शन भी मिला है ऑनरेबल कोर्ट से। सर, जो वेपन्स इतने सारे आप ग्रेनेड भी आपको मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वेपन आ रहे हैं? मतलब कोई लाइन ऐसी है? बिल्कुल, आप सब जानते हैं आए दिन ड्रोन से ज्यादा आता है, एलसी से भी आ रहा है और आईबी से भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा ड्रोन से आ रहा है। और हम लोग इसलिए अपने नेटवर्क को बहुत पुख्ता करके स्ट्रांग करके जो आ रहा है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं और उनके एसोसिएट को पकड़ रहे हैं। टोटल 37 लोकल टेररिस्ट है, लेकिन ये सारे टेररिस्ट हुए हैं जिसमें 2 पुराना है, फारूक नली और जो यहाँ का रियाज क्षेत्रीय पुलवामा का। बाकी जो है किसी को 2 महीना हुआ, किसी को 3 महीना हुआ, नए है, पुराना कोई नहीं बचा। तो श्रीनगर में मतलब टोटल कंट्रोल में सिचुएशन कोई नई रिक्रूटमेंट हुई है? देख, मोमिन के अलावा उसके बाद आज तक श्रीनगर में सिटी में कोई नया लड़का ज्वाइन नहीं किया है। मोमिन है और कुलगांव का जो बासित है, दोनों रेगुलर रहता है ईदगाह साइड में। हम लोग पूरा 2-3 बार मिस कॉन्टेक्ट हो हमसे, और इसको बहुत जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर रहे हैं या तो इनकाउंटर में अटैच करेंगे। अगरचे इलाकाई पार्टियों में से कोई भी आज पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी की यूटी यूनिट ने लेतापुरा जाकर हमले में अपनी जानें गंवाने वाले 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। इलाकाई सियासी पार्टियां चीन की सियासत में मसरूफ हैं। दफा 370 पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर बदल गया है और नए कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। तो थी इस एनिवर्सरी पे जहां लेथपोरा की इस अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। आज पूरे देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की इकाई भी इन जवानों की शहादत को सलाम करती है और उनके घर वालों के साथ हम इज़हार व्यक्त करते हुए आज शहीदों की उस कुर्बानी को हम याद करते हुए कि यही वो दिन है जिस दिन के बाद आतंकवादियों के जो शेवर है उनको ध्वस्त किया गया और जो आतंकवादी है आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करके आज कश्मीर लगभग आतंक मुक्त हो चुका है। और आज देखिए बदलते हुए जम्मू कश्मीर में जहां अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की उस बरसी पे कश्मीर में काले झंडे लहराए थे, कश्मीर में हड़ताल होती थी, दुकानें बंद होती थी, ट्रांसपोर्ट बंद होता, आज कश्मीर बदल चुका है क्योंकि इन शहीदों की जो शहादत है वो रंग लाई। और आज कश्मीर में न मकबूल भट्ट किसी को याद है, न अफजल गुरु याद है, और आज यहाँ के नौजवान कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं कि वो लाल चौक पे तिरंगा लहराए। आज बदले हुए कश्मीर में, बदले हुए इस हालात में आज जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, इन शहीदों की शहादत को सलाम करती है। एक के पास चाइनीज भक्ति है, वो चाइनीज की वाह करता है और हमेशा उनका चाइना के साथ उन्हें उम्मीद है। और दूसरा आपको पता है कि महबूबा जी, उसको हमेशा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रही है और हमेशा वो जो जवानों की जो कुर्बानियों पे भी उन्होंने बार बार यहाँ उंगलियां उठाई और कोई उन्होंने मौका आज तक नहीं छोड़ा कि वो देश के जवानों को उनको डिमोलाइज करने की। और आपको याद होगा जब सॉलिडरिटी डे कश्मीर के साथ पाकिस्तान मनाता था तो वो दिन भी आज पहली बार किसी को याद नहीं हो, सिर्फ महबूबा मुफ्ती के एक वही है जिसने ट्वीट किया। बाकी जो देशद्रोही जो ताकतें यहाँ हैं वो ताकतें जंग हार चुकी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो। उन्होंने हमेशा देश के खिलाफ बोला है, देश के जवानों के खिलाफ बोला, यहां तक कि एयर स्ट्राइक पे भी यही उंगली उठाने वाले और इस उड़ी अटैक पे भी यही उठाने वाले हैं, लेकिन देश ने उनको जवाब दिया। और आज पूरा देश जो है इन जवानों की शहादत को सलाम करते हुए ये कहती है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर जिस तरह पहले भारत का अभिन्न था और 370 के बाद ये पूरी तरह जम्मू कश्मीर के साथ मिला और आज बदले हुए हालात में आप देखें कितने लोग इन जवानों की शहादत को यह सलाम करने आए। कांग्रेस के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि सियासी जमातों को अब पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर सियासत करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने सियासी मफादात के लिए मुसल्लह अफवाज का इस्तेमाल किया है। बात यह कि हमको अब पुलवामा डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये इमटेरियल है। हो गया पुलवामा में किसका फेलियर हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। आज का जो वक्त है वो ये डिमांड करता है कि अब हम आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर 1947 से ही एक इशू रहा है। कुछ लोग कहते हैं इशू नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इशू है। तो 1947 से लेके आज तक बहुत सी पॉपुलेशन चेंज हो गई, जनरेशन चेंज हो गई। अब ये देखना है कि कम से कम अब 30 साल से हम भुगत रहे हैं मिलिटेंसी, जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं,
काम कर रही हैं, कोई डाउट नहीं है। फेलियर भी होता है, कामयाबी भी होती है, लेकिन अब हमको उन इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय ये देखना चाहिए कि हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी ज़रूरत है कि इंतखाबात कराए जाएं, लोगों की मर्जी के लोग आएं और उनके इश्यूज को सॉल्व करें। बहुत से लोग इन इश्यूज को अलग थलग करने के लिए वो इश्यूज सामने ला रहे हैं, उन इश्यूज को साइडलाइन करने के लिए उन इश्यूज को ला रहे हैं जो इमटेरियल हैं। फौजी जवान किसी एक तबके का नहीं होता, हर एक घर का फौजी जवान है, हर एक घर का फौजी जवान जो है वो लड़ रहा है, उसकी पॉलिटिकल मार्केटिंग क्यों करते हैं? जबकि सुई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी उस जगह पे घुस नहीं सकता था। ये क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि हो गया है, वो जो 40 नौजवान हैं वो अब उनके जख्म भी भर गए हैं उन परिवारों के, उनको बार बार खरीदना नहीं चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि जहां भी लैप्सेस हैं उनको प्लग करना चाहिए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर राजा मंजूर ने अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के उठाए गए इक़दामात का खैर मकदम करते हैं। अगर वादी में हालात मामूल पर हैं तो यहाँ इंतखाबात कराए जाएं ताकि लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका मिल सके। पार्टी इसको इस तरह देखती है कि अगर आप जरा पीछे जाएंगे, 370 हटने के बाद जो खामोशी थी वो सईद अल्ताफ बुखारी और उसकी टीम ने, एक फर्द मैं भी था उसमें, ये खामोशी हम नहीं तोड़ी। हमने यहाँ से दिल्ली गए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, एक जमात बनाने के बाद। उस वक्त सब लोग ये सोच रहे थे कि 370 जाने के बाद, वाकई कानून भी यही है, 370 जाने के बाद यहाँ की जमीनें चली जाएंगी, कोई भी आदमी यहाँ जमीन खरीद सकता था। उस वक्त सब सोच रहे थे और परेशान थे कि यहाँ पर कर्नाटका का, केरला का, पंजाब का, किसी भी स्टेट का बेरोजगार नौजवान जो है वो फॉर्म भर सकता था और नौकरी भी ले सकता था। अगर आपको याद हो, आप मीडिया से हैं, पहला फॉर्म जो हाई कोर्ट में आउटसाइडर किसी बच्चे ने भरा था। तो हमारी पार्टी के चीफ जो है और इस टीम ने, ये आप अगर थोड़ा सा याद दहानी मीडिया वाले करें, एक गारंटी इन दो चीजों की दिल्ली सरकार से लाई वोट हासिल करने के बगैर। आज जो आप बात कर रहे हो, और हम उसके लिए मशकूर हैं उस सरकार के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के। हमने उनको सीधा बताया था अल्ताफ साहब ने कि आप यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने जा रहे हैं, जिसकी अश्योरेंस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने दी, होम मिनिस्टर ने दी, और एक फॉर्मल ऑर्डर एक किस्म का आ गया, जिसकी वजह से आज तक डोमिसाइल लॉ बना और बच गए लोग। आज जो बात आप ये शाह साहब जो कह रहे हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं, तो 4 साल हो गए, 4 साल में ये इलेक्शन नहीं हो रहा। आपने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जो ही अपनी प्रक्रिया ठीक करेगी और उसके फौरन बाद इलेक्शन करवाएंगे। हमने तो ये मांग भी की थी, अगर आप हमारा एजेंडा खोल के देखेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, तो हमने फर्स्ट डिमांड जो की, हमने लोगों की तरह लोगों को नहीं बहकाया 317 हम वापस लाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वोट दो। हमने उसको भी कहा था ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का खुदा करे कि फैसला हमारे हक में है। लेकिन हमने स्टेट हुड पर डे फर्स्ट से डिमांड रखी थी और आज तक हम तरस रहे हैं कि वो स्टेट हुड हमको वापस कब मिलेगी। उसकी बनस्बत अब अभी हम सोच रहे थे यहाँ इलेक्शन की बिगल बच जाएगी, आपने तो वो बुलडोजर बाबा भेज दिया। तो अभी लोग मायूस हैं इस बात पर कि शायद इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर हालात ठीक हैं, अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हालात ठीक हैं और मौसम भी ठीक हो रहा है, तो आप फ्री फॉर इलेक्शन कीजिए, एक अवामी सरकार बनने दीजिए। उमेश गोपीनाथ जाधव ने जम्मू के बलिदान स्तंभ पर अपने सफर का अख्तिताम किया। गोपीनाथ ने पिछले 4 वर्षों के दौरान 28 रियासतों और 8 यूटीज का तकरीबन 1,30,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस दौरान उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शहीदों के 150 खानदानों से मुलाकात की। गोपीनाथ ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस सफर के दौरान उन्होंने बहादुरों के घरों में मिट्टी जमा की और उनसे वो हिंदुस्तान का नक्शा बनाएंगे।
कि जब ये 14 फरवरी 2019 का जो पुलवामा का जो आईडी अटैक हुआ हमारे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे, तो मुझे लगा कि ये परिवार अगर मेरे पिताजी, भाई, दोस्त या मेरे परिवार का कोई हिस्सा हो तो मैं इनके लिए क्या करूंगा। तो फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर पे रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेज या वो मोमबत्ती लगाने से अच्छा मुझे लगा कि मैं उन वीरों के घर पे जाऊंगा, उनको एक नमन करूंगा और उनको ये बोलूंगा कि आपका जो बलिदान है वो हमारे लिए है, हम 140 करोड़ भारतीय के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। तो 150 वीर परिवार 1,30,000 किलोमीटर सियाचिन बेस कैंप से लेके तो अंडमान तक और रन ऑफ कच्छ सरदार पोस्ट से लेके तो कोहिमा तक मैंने अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल किया। ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि ये गैर राजनीतिक था, किसी ने इसे स्पॉन्सर नहीं किया है, आम जनता की तरफ से हम ये ट्रिब्यूट फोर्सेस के लिए आज कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आज 14 फरवरी वाले दिन भारत के हर युवा को उमेश जी से कोई ना कोई प्रेरणा लेके इतनी लंबी यात्रा न सही बट अपने घर के पास जो सबसे पास वाला कोई शहीद परिवार है उनके पास जाके मिलके जो भी कुछ थोड़ा बहुत वक्त हो उनके साथ बिताना चाहिए। पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू में 76वीं बटालियन सीआरपीएफ ने शहीदों को याद किया। दहशतगर्दाना हमले में बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बटालियन के डिप्टी कमांडर ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इस हमले पर सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए। पुलवामा के लतापुरा में काफिले में शामिल ड्राइवर विजय कुमार ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बात की और पूरे वाक़े की तफसीलात शेयर की। सीआरपीएफ की 76 बटालियन इसकी बस थी जिसको उस कायराना हमले में नस्तो नाबूद किया गया था और 5 कार्मिक जो आप देख रहे हैं वो हमारी ही बटालियन के थे। तो आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने उन अमर बलिदानियों को और हर साल 76 बटालियन छन्नी हिम्मत जम्मू में हम इस प्रकार के श्रद्धांजलि समारोह को आयोजित करते हैं। आज हम अपने उन शहीदों को न केवल याद कर रहे हैं बल्कि उनके परिवार के साथ भी उसी प्रकार खड़े हैं जैसे कि सारा राष्ट्र खड़ा हुआ है। कोई भी जवान जब अपने देश की रक्षा का पुनीत प्रण निभाता है तो वो इस संकल्प के साथ निभाता है कि वो अपने देश की हर एक नागरिक की रक्षा करेगा। वो रक्षा हम हमेशा से करते रहे हैं और करते रहेंगे और सबसे हमारा यही संदेश है कि हम सब को मिलकर अपने राष्ट्र को उन बुलंदियों तक लेके जाना चाहिए जहां पे हमारे राष्ट्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके। मैं उस कानवे में था एक ट्रक लेके, तो मेरे से आगे 4-5 बसें छोड़ के जो सिविल ट्रैफिक साइड में चल रही थी उसमें से एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी हमारी गाड़ी में टकरा दी गई, तो जिससे हमारी बस को ब्लास्ट हो गई और जिसमें हमारे 40 जवान और साथी शहीद हो गए। ब्लास्ट हुआ, हमारी सभी गाड़ियां रोक दी गई और हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा के तुरंत पोजीशन ले ली। 40 जवान शहीद हुए, जिसमें हमारा भी खून खोलता है, क्योंकि अगर आमने सामने की लड़ाई होती सर हम भी उसमें कुछ जवाब दे सकते थे, लेकिन ये कायराना हरकत है, इसकी हम निंदा करते हैं और अपने जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। संभल सोनावारी में पुलवामा के शहीदों को सीआरपीएफ 45 बटालियन ने खराज अक़ीदत पेश किया। 45 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार की सरबराही में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वाज़ेह के 14 फरवरी 2019 को लतापुरा में हुए एक टेरर हमले में 40 जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें 45 बटालियन से मुल्क के भी 4 अहलकार शामिल थे। कि आज के ही दिन 2019 में हमारे 44 जवान पुलवामा में शहीद हो गए थे। उनके सर्वोच्च जो त्याग है और बलिदान है उसको आज के दिन हम लोग याद करते हैं और इस बटालियन के भी 4 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो उनके मेमोरी में एक हम लोग शोक सभा रखे और उनको पुष्पांजलि दे करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। हमारे जवान अपना सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और देश जब उनको याद करता है तो हमें गौरवान्वित महसूस होता है। तो जो भी जवान शहीद होते हैं या देश के लिए जब निछावर होते हैं तो इस तरह के उनको सम्मान दिया जाता है, ये हमारे लिए काफ़ी सम्मान और मोटिवेशन की बात। पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर एनजीओ की जानिब से एक रैली निकाली गई और शुहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। रैली में पुलिस और फौज के अफसरान भी शामिल हुए। मकामी लोगों ने अपने बहादुर हीरोज़ को याद किया जिन्हें वो दहशतगर्द हमले में खोया था। उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। जवानों की हिम्मत एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है।
फरवरी 2019 को देखना अपने आपको पता होगा कि इस पूरी सीआरपीएफ बटालियन के ऊपर एक आत्मघाती गाड़ी पे हमला हुआ था जिसमें 44 जवान हमारे देश के शहीद हुए और उन्हीं की शहादत को याद करने के लिए आज हम डोडा में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे आज हमने पहले तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, उनको पहले नमन किया और उसके साथ साथ हमने एक रैली का भी किया है। यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तलबा तंजीम ने पुलवामा के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत की और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को याद किया। तलबा ने कौम की खिदमत करने और इंसानियत के लिए काम करने का अहद किया। जवानों जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी, उनकी शहादत को अप्रिसिएशन देने के लिए हमने आज ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी और हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत हमारा साथ दिया। एक काफ़ी अच्छी खासी संख्या हमारे स्टूडेंट आए तो हमने उनके लिए शहादत और उनके लिए श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स तीसरे एडिशन के तहत 10 फरवरी से शुरू होने वाले सरमाई खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। पेश है गुलमर्ग से यह खास रिपोर्ट। शोहरा आफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स तीसरे एडिशन के तहत 10 फरवरी से शुरू होने वाले सरमाई खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए हैं। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए खेल, यूथ अफेयर्स और उमूर दाखिला निश्चिंत परमानिक मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गिल, विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के सदर रऊफ तरम्बू, फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब पर खिलाड़ियों के साथ साथ काफी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। दूसरे मकाम पर महाराष्ट्र और तीसरे मकाम पर हिमाचल प्रदेश की टीमों ने मेडल जीते। गुलमर्ग में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में इन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। तमगे जीतने पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर साल गुलमर्ग में इसी तरह सरमाई खेलों का इनेकाद किया जाना चाहिए। हमने सिल्वर मेडल जीता है, हम टारगेट गेम में जीता है, आज स्ट्रोक गेम है हमारा और बहुत खुशी हुई है कि हम खेलो इंडिया में आए और सिल्वर मेडल जीता है और पिछले साल में जब आएंगे तो गोल्ड मेडल लेके जाएंगे हम। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बट सिर्फ सिल्वर मेडल है इस बार। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि गोल्ड मेडल हो जाए। हमने इस बार सिल्वर मेडल आइस स्टॉक में लॉन्ग डिस्टेंस में मिला है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे महाराष्ट्र स्टेट। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत ने कहा कि खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन की कामयाबी तारीख के औराक में लिखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मिशन है कि मुल्क के हर खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना और साथ ही कश्मीर और खासकर गुलमर्ग को बैनुल अक़वामी सतह के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का बहुत भव्यता के साथ आज समापन हुआ और इसमें लगभग करीब 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया। यहाँ का होटल ओनर्स ने अपना प्री बुकिंग कैंसिल करके खिलाड़ियों को अपना रूम दी और उनके गार्जियंस को भी रहने का व्यवस्था किया। इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और विंटर स्पोर्ट्स का पूरा देश भर में जिस तरह से यूथ्स में इसका एक अलग जो है एक विंटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का जो जोश हम लोग देख रहे हैं, इससे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अगली बार मल्टीपल वेन्यूज पे इसको किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ये रहा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, इसको किस तरह से कश्मीर के हर एक कोने कोने में ये डेवलपमेंट हम लोग कर पाए, इसका ही
माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था और उसी के साथ अत्यंत द्रुतता के साथ भारत सरकार इसका काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर से बहुत सारा जो प्रतिभा है वो प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और उनका प्रतिभा विश्व पटल पर देखने का जो मौका वो भी मिल रहा है और आगे जाके भी मिलेगा। खेलो इंडिया के मुकाबलों के साथ साथ मुनक्किदा तकरीब में रियासत के फनकारों ने अपने फन के जादू बिखेरे और सामीन को महसूस किया। इन फनकारों ने तकारीब में पुरअसर समा बांधा, जिससे खिलाड़ियों के साथ साथ आए हुए मेहमान भी खूब महसूस हुए। मरकजी सरकार की कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों का मरकज बनाया जाएगा और गुलमर्ग में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए नेशनल एक्सीलेंस सेंटर कायम होगा, ताकि यहां बड़े पैमाने पर सरमाई खेलों को फरोग हासिल हो सके। सयाहती मकाम गुलमर्ग में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक खेले जाने वाले खेलो इंडिया का तीसरा एडिशन बिलाकर इख्तिताम पजीर हुआ और मुल्क भर के 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस खेलो इंडिया के इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है। और आज खुशी से यहाँ जिन्होंने मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों ने यहाँ खुशी का इजहार किया है। और इन खिलाड़ियों ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि हमेशा गुलमर्ग की यादें उनके जहन में जहन नशी रहेंगे। और साथ साथ जो यहाँ पे मरकजी वजीर भी थे और उन्होंने भी कहा कि गुलमर्ग को बैनुल अक़वामी सतह पर हम ले जाना चाहते हैं। सरोज कफील और फिरोजवानी के साथ में मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। शोपियां से ताल्लुक रखने वाली जासिया अख्तर विमेंस प्रीमियर लीग के लिए मुंतखब हुई हैं। दिल्ली कैपिटल्स टीम ने नीलामी के दौरान जासिया अख्तर को 10 लाख रुपए में खरीदा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए खेल निश्चिंत प्रमाणिक ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि एक वक्त कश्मीर दीगर वजूहात की बिना पर सुर्खियों में रहता था, मगर आज का कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी अब हर मैदान में आगे हैं। विंटर गेम्स का बहुत भव्यता के साथ आज समापन हुआ और इसमें लगभग करीब 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया और पिछले सारे जो विंटर स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस बार अपने आप में एक नया इतिहास, नया एक रिकॉर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स ने बनाया। बहुत सारा खिलाड़ी है जो लोग अपना खुद का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है और इसी के साथ बहुत भव्यता के साथ खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स 3rd जो एडिशन है इसका समापन हुआ। गुरेज में इन दिनों मुख्तलिफ खेल सरगर्मियां जारी हैं। एक जानिब जहां दावर गुरेज में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच जारी हैं, वहीं आज महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से बच्चों के लिए स्कीइंग कोर्स का इनेकाद किया गया। बच्चों ने स्कीइंग कोर्स मुनक्किद करने पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए स्कीइंग के लिए दरकार साजो सामान फराहम करने का मुतालबा किया। वहीं मकामी लोगों ने फिर एक बार LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि गुरेज खित्ते में भी विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं। यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स और ZPO गुरेज के बहुत ही शुक्रगुजार है कि इन्होंने यहाँ पे जो स्की कोर्स कराया बच्चों के लिए और बड़ों ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स की कमी है और यहाँ के जो युवा है वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर एक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा ने केटसन में या बाकी जगहों में या गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत गेमें खेली गई, इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी गुरेज में खेलो इंडिया के तहत जिस तरह से बाकी जगहों में गेमें खेली गई, विंटर फेस्टिवल किए गए, इसी तरह से हमारी अपील रहेगी कि यहाँ पे भी विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। हम यूथ सर्विस के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये स्की का इक्विपमेंट्स दिए और मैं डीसी बांडीपुर डॉक्टर अवैस सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें स्की इक्विपमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स बहुत ही कम है। अगर हमें बहुत और इक्विपमेंट्स और स्की इक्विपमेंट्स मिल जाए तो हम बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करते थे। इस टूर्नामेंट का आगाज़ करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि जो नौजवान ड्रग्स की ओर मुब्तला होते हैं उन नौजवानों को उस चीज़ से दूर रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स की तरफ लाया जाए।
महकमे तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात जम्मू कश्मीर वेटलैंड्स डिवीज़न कश्मीर और ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल के ज़ेर एहतमाम ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर और कश्मीर बर्ड वॉच के इश्तराक से 2 रोज़ा शालाबुक बर्ड फेस्टिवल अख्ताम पज़ीर हुआ। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर रीजनल राशिद याहिया नक्काश इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिनके साथ DDC के वाइस चेयरमैन गांदरबल के अलावा महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान भी मौजूद थे। मकामी लोगों के साथ बातचीत करते हुए रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कहा कि शालाबुक में फेस्टिवल को मनाने का मकसद परिंदों और वेटलैंड के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना था। उन्होंने कहा शुरका को बताया कि शालाबुक को हाल में ही रामसर साइट करार दिया गया है, जो बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे इस मशहूर वेटलैंड के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए पुरअज़्म है। बर्ड फेस्ट है यहाँ पे इसलिए कि एक मैसेज आ रहा है कि जो यहाँ पे पॉचिंग होती है, जो माइग्रेन साइबेरिया समर यहाँ पे बर्ड्स आ जाते हैं, तो इनको रहने के लिए 2-3 महीने के लिए जो एक सीजन होता है उसके लिए एक अच्छी स्पेस बनाए और जिससे वो यहाँ बैठ के फिर वापस चले जाए। तो मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट का एक अच्छा कदम है कि जो कुछ सालों से यहाँ पे हमारा शालाबुक वेटलैंड डिफेक्ट था, अब धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है। यहाँ पे आज आप देखेंगे कि बर्डर्स जो हैं डिफरेंट क्लब से आए हैं, जो वेटलैंड में गए, उन्होंने वेटलैंड में बर्ड्स को देखा, एंजॉय किया। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे लोकल्स हैं जो डिफरेंट गांव से आए हैं, जो इसके मुनफरिद गांव हैं, फ्रिंज कम्युनिटीज हैं, उनके साथ हमने बैठ के बात की और उनके मसाइल जो है इसके साथ जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हमने सुना, उस पर हमने गौर किया। इंशाल्लाह उन सब पे जो है हम अमल जिस हद तक जो है हमारे दायरे अख्तियार में है उस पर हम काम करेंगे। सारा सजवी का मेला 2023 आज अख्ताम पजीर हुआ। फेस्टिवल का एहतमाम जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने किया था। फेस्टिवल का आगाज 4 फरवरी से हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की 25 रियासतों के कारीगरों ने हिस्सा लिया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खवातीन पर मबनी त्यौहार हुकूमत का एक मिशन रहा है और ये फेस्टिवल पहली बार जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहा है। ये कारीगर मुख्तलिफ स्टॉलों पर अपने हाथ से बनी मसनूआत की नुमाइश कर रहे थे, जो कि उनकी तख्लीक है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इन कारीगरों को अपने हाथ से बनी मसनूआत बराह रास्त गाहक को फरोख्त करने का मौका फराहम किया और इस तरह दरमियानी आदमी का खात्मा किया और उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। से खिलते हुए चेहरे हैं, वो मुद्दा है इसका कि जो भी लड़की यहाँ सामान लाई है, जो भी उसने खाना बनाया है, कोई भी पार्टिसिपेशन किया है, शी इज़ टेकन बैक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद हर। एक तो उसको अपने ऊपर जो है यकीन हो गया, उसको अपने फैसले पे खुशी हो गई और एक साइड बिजनेस उसको जो है समझ आ गया, मार्केटिंग बिजनेस एक्विपमेंट क्या होता है, मार्केटिंग स्किल्स क्या होते हैं, ये सब समझ आ गया। दिल्ली में सिटीज़ में ऐसे एग्जीबिशंस हमको देखने को मिलने आते रहते हैं, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि डिस्ट्रिक्ट से महिलाएं एक साथ जुड़ी हैं साथ में एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आई हैं। मुझे ये भी लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हर महीने करवाना चाहिए क्योंकि इनको भी एक मार्केटिंग मिल जाता है। मैंने यहाँ पे जम्मू में सरस मेला में आके आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा और यहाँ का लोग देख के भी बहुत खुश हुआ और मैं बहुत एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आके। यहाँ आके हमने अपने प्रोडक्टों का सेल किया और बढ़िया रिस्पांस मिला है। जम्मू में आया फर्स्ट टाइम आया मैं सारस में, तो मुझे सारस में आके बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनिक लेके आया था यहाँ पर, सब सेल भी हो गया, अच्छे से सेल हुआ। यहाँ पर जो भी स्टॉल्स लगाए गए वे वीमेन ऑपरेटेड है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वीमेन है वो इसको चला रही हैं और इवन डुग्गर धानी के नाम से हम कहेंगे कि हमारी अपनी संस्कृति जो डोगरा संस्कृति उसको उभारा गया है। सो डुग्गर धानी के नाम से यहाँ पर जो भी फूड स्टॉल्स लगाए गए लोगों को काफी पसंद आए और मुझे और मेरे परिवार को भी ये बहुत अच्छे लगे। BBC के दिल्ली और मुंबई के दफातर में महकमा इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। IT डिपार्टमेंट के एहलकार BBC के दफ्तर में कागजात की जांच कर रहे हैं। सर्वे के दौरान दफ्तर में मौजूद तमाम मुलाजमीन से कहा गया कि वो फ़ोन इस्तेमाल न करें। गैर एलानिया इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में BBC की एक मुतनाज़ा दस्तावेज़ फिल्म ज़ेर बहस थी। इस फिल्म के हवाले से पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा हो गया था। मरकजी हुकूमत ने इस दस्तावेज़ फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह दस्तावेज़ फिल्म एक तरफा नुक्ता नज़र को जाहिर करती है, जिसकी वजह से इसकी नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से।
गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया आप लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हो आप 10 मिनट से? गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया आप लोग। फारूक अब्दुल्ला ने बीबीसी के दफातर में इनकम टैक्स का सर्वे पर रद्दमल जाहिर करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया है। क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी, उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है, इसकी वजह से किया। मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स सर्वे पर अपना रद्दमल ट्वीट किया के जरिए दिया है और उन्होंने कहा कि IT सर्वे की वजह और असर बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत हिंद ढिठाई के साथ सच बोलने वालों को निशाना बना रही है, चाहे वो अपोजिशन लीडर हों या मीडिया कारकुन हो। सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत अदा करनी पड़ती है। मेंढर में CRPF जम्मू और पुलिस ने विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान के लिए ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स मुनक्किद किया, ताकि VDC को अक्सरियत पसंदों की कार्रवाइयों, दुश्मन अनासर पर नजर रखने और खित्ते में अमन को बरकरार रखने में मदद मिल सके। VDC को हथियार चलाने, हथियारों की सफाई, हथियारों की देखभाल के बेहतरीन तरीके बताए गए। उन्हें अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और दहशतगर्दों से निपटने और उनकी ऑपरेशन के तरीक़ेकार की भी जानकारी दी गई। जिला पुलवामा को ज़राई पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। अब यहाँ के किसान ज़राई शोबे को फ़रोग़ देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। जिला पुलवामा के टिहाब इलाके में फारूक अहमद नामी किसान ने हाईटेक पॉली हाउस कायम करके साल भर सब्जियों की पैदावार कर रहा है। महकमे ज़राअत के इश्तराक से फारूक गुज़श्ता कुछ बरसों से नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने लिए बेहतर रोज़गार हासिल कर रहा है। महकमे ज़राअत के अफसरान का कहना है कि हुकूमत ने शोबे ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए कई मनसूबे लाए हैं, जिसके ज़रिए किसान अपना बेहतर रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट की वसादत से मैंने ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, तो इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो जो मेरी आमदनी थी, जो साल भर के बाद आती थी, तो वो चेंज हो गई मेरी। अब हर महीने की आमदनी, मतलब मान लो डेली, जिसको हम इसको सब्ज़ी बोलते हैं, इसको एक्टिवली में बोलते हैं कैश क्रॉप, तो मुझे अब रोज़ इसका पैसा मिलता है। तो वजह से मैं इसका अपने डिपार्टमेंट का काफ़ी। हमारे जोन में इस वक्त 16 फार्मर हैं। 16 फार्मर जिनके पास ये हाईटेक है, वो काम कर रहे हैं इस पर, खासकर सीडलिंग, और ख़ासकर इसमें ज़्यादातर लोग हमारे एग्जॉटिक वैरायटी के साथ मुलहिस है। तो फिर उसको हम मशवरा दे रहे हैं कि बीच बीच में वो हमारे पास आ रहे हैं, 50% पे उसको सीड भी दे रहे हैं। एग्जॉटिक हो या बाकी वैरायटी जो है, उस पर 50% हम सीड दे रहे हैं। यूजुअली विंटर में लोग बैठे ही होते हैं, तो इस टाइम को भी एनकैश करके जो है उनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हो सकता है। उसके बाद जो है, जैसे रूटीन में जब गर्मियाँ तो तब तो सभी करते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये सब करना, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल मतलब गाइडेंस हमारी, या जो है ये हाईटेक पॉलीग्रीन जो हमने अडॉप्ट की ये टेक्नोलॉजी, ये सारा जो है उसी की बदौलत ये। महकमा बागबानी ने मेंढर सब डिवीज़न, मेंढर टाउन और आरी इलाकों में हाईटेक नर्सरियाँ कायम की हैं, ताकि बागबानी को फ़रोग़ दिया जा सके। इन नर्सरियों में मुख्तलिफ अक़साम के फलों के पौधे उगाए जा रहे हैं। इन पौधों को काश्त के लिए काश्तकारों में तकसीम किया जाएगा। बागबानी के अफसर मोहम्मद रफ़ीक चौधरी ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस नर्सरी में पिकनिक, अखरोट, खुबानी और पलम जैसे पौधे उगाए जा रहे हैं और इन पौधों की अच्छी मांग है। फ्रूट प्लांट नर्सरी मेंढर में हम पिकानट तैयार करते हैं, वालनट तैयार करते हैं, उसमें एप्रिकॉट है, हमारा प्लम है, पीच है, और इसमें अप्रॉक्सीमेट इस नर्सरी से हम जो है
कम से कम 8 से 10 हज़ार के दरमियान पौधा जो है वो किसानों को देते हैं मुख्तलिफ़ स्कीमों के तहत। जो हमारी स्कीमें यहाँ इस वक्त चल रही हैं, जैसे यूटी कपेक्स स्कीम है, सेंटर की स्कीमें हैं हमारी, जिसमें PMDP स्कीम है हमारी, मिड स्कीम है और RKVY स्कीम है, और इसमें ये हमारा पीच, प्लम और एप्रिकॉट के ये जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं ये आम इसमें। हमारा एक सीजनल क्रॉप्स है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक अच्छी क्रॉप्स है, कैश क्रॉप है जो 5-6 महीने में तैयार हो जाती है। शोपियां में सेहत और विंटर स्पोर्ट्स की आला सलाहियत मौजूद है, लेकिन तल्का मकामात की तलाश नहीं की गई। शोपियां वादी के पहाड़ी ज़िले के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ये पीर पंचाल सिलसिले की गोद में वाक़ है और मुख्तलिफ मौसमों में ये कुदरती खूबसूरती का हामिल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शोपियां में किसी एक मकाम को भी पिछली हुकूमत ने तलाश या फ़रोग नहीं दिया है और शोपियां की खूबसूरती को मंजर आम पर नहीं लाया गया। इलाके के लोग LG इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि शोपियां के चंद मकामात को तलाश करने की ज़रूरत है।